नहीं होती, ठीक, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं और सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे आप। तो अब आगे एक मेथड स्टार्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। समझ लेते हैं एक बार कंपोनेंट्स वगैरह एक्सपेंडिचर मेथड्स के। एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे हम कंट्री की इनकम कैलकुलेट करते हैं। Sir, you are on mute. सर आप म्यूट पे हो। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। तो एक्सपेंडिचर मेथड देख लेते हैं कि पूरी इकोनॉमी में कौन खर्च करता है। तो अगर हम देखें तो पूरी इकोनॉमी के अंदर खर्च करता है एक हमारी फैमिलीज खर्च करती है, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हमारी फैमिली खर्च करती है, हम सबके घरों में खर्चे होते हैं। जैसे आप स्कूल की फीस देते हैं, सेंटर में फीस देते हैं, ये आपके खर्चे हैं। आप वेजिटेबल्स लेके आते हैं, जो भी फैमिली आपकी या आप खर्च कर रहे हैं कैब में, ऑटो में, बुक्स लेने में, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, पिज्जा, सब्जी, मेडिसिन वगैरह कुछ भी, जो भी आपकी फैमिली के खर्चे हैं उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर करने का एक कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये एक एक्सपेंडिचर, मतलब सिंपल सी बात है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउसहोल्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सब पे जो भी आपकी फैमिली के खर्चे हैं वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि स्टूडेंट ने फीस सबमिट की है, फीस पेड बाय स्टूडेंट टू स्कूल, तो आप बोलेंगे हाँ ये नेशनल इनकम का पार्ट होगा, क्योंकि ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। आपके कोई भी खर्चे आ गए, ए टू जेड फैमिली जो भी खर्च करती है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट मतलब हम सभी लोग, और फाइनल कंजम्पशन, कंजम्पशन पे जो हम खर्च कर रहे हैं। आपने एलआईसी की कोई स्कीम ली है, उसके लिए इंस्टॉलमेंट दी है, वो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो हमारी फैमिली के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आ गए। फैमिली के साथ साथ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे गुरुद्वारा हो गया, वहां लंगर चलता है, मंदिर है, वहां कोई भंडारा वगैरह चल रहा है, वो सब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर ही इंक्लूड हो जाए। तो आपको बस कुछ नहीं देखना, कोई पर्सन अगर हाउस होल्ड खर्च कर रहा है किसी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कोई सर्विस देने के बदले में पैसा दे रहा है, तो वो एक इनकम का कंपोनेंट होगा, एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे। सेकंड, पूरी इकोनॉमी में और कौन खर्च करता है? इकोनॉमी में खर्च करती है हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये कौन सा खर्चा होता है? जैसे गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे मेरे घर पे एक आंटी आती है सफाई करने में, वो सुबह आती है सफाई करके चली जाती है, मैं उनकी सर्विसेज कंज्यूम कर रहा हूं और मैं उस काम वाली आंटी को महीने का 6,000 रुपए देता हूं। अब ये क्या है? ये है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
आंटी की सर्विसेज कंज्यूम की और सर्विसेज की वैल्यू पे कर दी मैं। आंटी की तरफ से फैक्टर इनकम है, मेरी तरफ से ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दोनों की वैल्यू सेम है। आप उनकी साइड से देखो, वो कहेंगे 6000 रुपए इनकम आई, मेरे साइड से देखोगे तो मैं कहूंगा 6000 रुपए मेरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो दो तरीके से इनकम फाइंड कर सकते हैं, 6000 या तो खर्च देख लो या 6000 रुपए उनकी इनकम देख लो, दो रास्ते हैं। उनकी तरफ से फैक्टर इनकम रिसीव हो रही है, मेरी तरफ से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। जब मैं खर्च करूंगा तभी तुमने पैसे मिलेंगे। सेकंड, जब मैंने आंटी की सर्विसेज कंज्यूम की, वो सर्विस देने आ रही है, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट पुलिस की सर्विसेज कंज्यूम करती है। पुलिस वाले मान लीजिए वो जो है वो गवर्नमेंट की काम वाली आंटी है, जो पुलिस होती है, जहाँ जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, वो सरकार उनकी सर्विसेज लेती है और उन्हें पैसा देती है, उन्हें हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को जो भी पे करती है, वो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर हो, गवर्नमेंट उसको पे कर रही है, या गवर्नमेंट स्कूल में कोई टीचर हो, उसको सैलरी पे हो रही है, या पुलिस को सैलरी दे रही है, या आर्मी को सैलरी दे रही है, ये सब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि जो भी कंट्री में गवर्नमेंट खर्चा करती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, एजुकेशन डेवलपमेंट में, हॉस्पिटल वगैरह में, यानी कि सर्विसेज देके जो गवर्नमेंट पे कर रही है। गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है। कि गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, बदले में कोई सर्विस नहीं ली फार्मर से, उन्हें सब्सिडी सिर्फ दे दी गई। गवर्नमेंट ने अभी किसान सम्मान निधि कोई योजना चलाई, उसमें गरीबों को 2000 रुपए दे दिए, तो गवर्नमेंट पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, गवर्नमेंट ने उसके बदले में उनसे कुछ लिया नहीं है। मिड डे मील स्कीम है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट फ्री में खाना दे रही है बच्चों को कोई गवर्नमेंट उनकी कोई सर्विस नहीं ले रही। तो बस ये देखना है कि पैसा गवर्नमेंट तब दे जब आपसे कोई सर्विस ले, तब तो वो कंजम्पशन होगा कि हम सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट पैसा देती है, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें गवर्नमेंट पैसा दे रही है और कोई सर्विस नहीं ले रही है उसके बदले में, ना कोई गुड्स ले रही है, तो आपको मानना है कि वो ट्रांसफर होगा। तो फैक्टर इनकम मतलब गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो उस टीचर की ये फैक्टर इनकम होगी और गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। पुलिस वाले की फैक्टर इनकम होगी और गवर्नमेंट का ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ठीक, तो किसी ना किसी को अगर इनकम मिलती है, कोई ना कोई तो खर्च करता होगा ना, तभी तो उसको इनकम मिलती है। जितना कोई खर्च करेगा उतना उसको इनकम मिलेगी। तो इस तरीके से दो तरीके हैं हमें कंट्री की इनकम को समझने के, या तो इनकम की तरफ से देख लो या एक्सपेंडिचर की तरफ से देख लो। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन ऑल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हॉस्पिटल वगैरह। ठीक, गवर्नमेंट की ये कंजम्पशन है, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट की बात अभी मैंने नहीं की। तीसरा खर्चा पूरी इकोनॉमी के अंदर हम देखें तो कंपनीज करती है। कौन करता है? कंपनीज करती हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये वो एक्सपेंसेस है जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये फर्म के खर्चे हैं। और मैंने कहा जो भी खर्चा हम इंक्लूड करते हैं वो फाइनल गुड्स के ऊपर होता है। तो ये कंजम्पशन था, फाइनल गुड्स के ऊपर है, सर्विस के ऊपर है। ये भी कंजम्पशन है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर है। और ये भी फाइनल गुड्स के ऊपर है। ये कैपिटल गुड पे जो लेने में पैसा खर्च करते हो आप, कोई भी कंपनी, कोई भी स्कूल, कोई भी सेंटर, ये फर्म खर्चा करती है फाइनल गुड्स के ऊपर, यानी कैपिटल गुड्स के ऊपर। वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। जैसे स्कूल ने बस परचेज की, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। स्कूल एक फर्म है, बस ले रहा है, बस कैपिटल गुड हो गई। कोई फार्मर है, उसने ट्रैक्टर परचेज किया, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसने इन्वेस्टमेंट किया है। फार्मर प्रोड्यूसर है। तो खर्चा हमारी फैमिली कर सकती है, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है कि हम तो हाउस होल्ड सेक्टर है, कंजम्पशन करेंगे। गवर्नमेंट कंजम्पशन करती है, और ये फर्म जो होती है वो इन्वेस्टमेंट करती है। कोई फर्म मशीन परचेज कर रही है, कोई लॉयर ने लैपटॉप परचेज कर लिया, तो ये सब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल गुड को परचेज करना इन्वेस्टमेंट होता है। बस परचेज की, ट्रैक्टर परचेज किया, ठीक, फाइनल गुड्स के ऊपर। इसके दो पार्ट होते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये हाउस होल्ड सेक्टर सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं करता, ये इन्वेस्टमेंट भी करता है। गवर्नमेंट सिर्फ कंजम्पशन नहीं करती, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है, और फर्म तो क्या करती है। तो इन्वेस्टमेंट तीनों सेक्टर करते हैं। कैसे करते हैं? यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट हो गया कि हाउस होल्ड सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी करता है। कब?
जब आप नया घर लेते हैं, इसे बोलते हैं हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई नया घर लेते हैं तो ये आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, नया घर लेना। दूसरी बात है, गवर्नमेंट अगर फ्लाईओवर बना रही है, गवर्नमेंट सड़कें बना रही है, गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन बना रही है, गवर्नमेंट मेट्रो बना रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन नहीं है। ठीक, कोई फ्लाईओवर बनाना में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन है, इसे बोलते हैं पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को हमने एक साथ लिख लिया, हाउस होल्ड का भी इन्वेस्टमेंट ये आ गया, ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आ गया, और फर्म जो इन्वेस्टमेंट करती है उसको बोलते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो तीनों सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट सिर्फ तभी करता है जब वो नया घर लेता है, बाकी सारा खर्चा कंजम्पशन ही है उसका, सिवाय नए घर परचेस। घर की वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती रहती है। गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देख लिया, पुलिस की सैलरी, आर्मी की सैलरी जो ले रही सर्विसेज, बस फ्लाईओवर बना रही है, मेट्रो बना रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट है। सड़क बना रही है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट मैंने तीनों का यहाँ लिख दिया। इन्हें हम तीनों को मिला के बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक, हाँ, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आपने घर को कोई बल्ब फ्यूज हो गया अगर आपका, तो आप नया बल्ब लगा देते हैं, तो नया बल्ब लेकर आएंगे, उसे बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर कोई स्ट्रीट लाइटनिंग है, सड़क पे कोई बल्ब फ्यूज हो गया है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट वहां बल्ब चेंज कर देगी, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, उसको इन्वेस्टमेंट मत बोलना, बल्ब चेंज करना इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कंजम्पशन ही है, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, ये याद रखना पॉइंट। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि फिक्स चीजों के ऊपर, घर लेना फिक्स्ड है, पब्लिक फिक्स इन्वेस्टमेंट फ्लाईओवर मेट्रो जो गवर्नमेंट करती है, और ये बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी ने कोई प्लांट और मशीनरी सेटअप कर दी है। ठीक है, इसके साथ इन्वेस्टमेंट एक होता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब हुआ? इसके दो पार्ट होते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। देखो, ये तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। मैंने कल बताया था कि फाइनल गुड्स वो होती हैं जो या तो कंजम्पशन में यूज की जाए, तो या फिर वो इन्वेस्टमेंट में यूज की जाए, वही फाइनल गुड्स होंगी, इधर यूज फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा था कि जो भी गुड कंजम्पशन होंगी और जो भी गुड कैपिटल गुड होंगी, ये दोनों फाइनल होती है। तो कैपिटल गुड की लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? जो रीसेल के लिए परचेज की जाएंगी, या फिर सेम ईयर में ही दूसरी गुड्स को बनाने में यूज्ड अप हो जाएंगी, उसी साल दूसरी गुड्स को बनाने में यूज्ड अप हो जाएंगी, तो वो क्या होंगी? इंटरमीडिएट। लेकिन अगर दूसरी गुड्स को बनाने में यूज्ड अप ना हो पाए सेम ईयर में, फिर क्या मानेंगे? उसे स्टॉक मान लेंगे, वो उस साल के लिए फर्म का स्टॉक है, वो इन्वेस्टमेंट होगा। तो इंटरमीडिएट गुड के लिए जरूरी है कि वो ड्यूरेबल नेचर की ना हो, 1 साल के अंदर अंदर दूसरी गुड्स को बनाने में यूज्ड अप हो जाए। ये इंटरमीडिएट के लिए एसेंशियल कंडीशन है। अगर वो 1 साल के अंदर यूज्ड अप नहीं हो पाई, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट उसको हम मानेंगे, वो इंटरमीडिएट गुड नहीं है। मान लीजिए कोई मैंगो शेक से मैंगो शेक बनता है, आपने मैंगो ले ली और सारे मैंगो 1 साल के अंदर शेक बनाने में यूज नहीं हुए, कुछ मैंगो बच गए, वो इंटरमीडिएट नहीं है। जितने यूज्ड अप हो गए हैं, जिनसे फाइनल गुड्स बन गई हैं, वो तो इंटरमीडिएट गुड होंगी। बाकी जो मैंगो रह गए हैं आपके पास, वो स्टॉक का पार्ट माना जाएगा, उसे बोलेंगे उस साल का वो क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक, क्या मान लेंगे? उस साल का वो क्लोजिंग स्टॉक है। उस साल वो लास्ट ईयर में कितना बच गया? 10 kg मैंगो का स्टॉक बच गया, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपको उस साल, यूज्ड अप नहीं हो पाया। और इस साल के स्टार्टिंग में कोई स्टॉक अगर है, तो इसमें ये होगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो ये 10 kg बच गया, ये चेंज इन स्टॉक है। ये 20 इस साल आ गया था, ये लास्ट ईयर का था, इस साल ये उस लास्ट ईयर यूज्ड अप नहीं हो पाया था, तो इस साल आ गया, और ये इस साल का बच गया। मान लीजिए इस साल 5 kg बच गया, तो टोटल कितना हुआ? टोटल इस साल 15 kg का स्टॉक इस साल अभी रखा हुआ है। ठीक, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से चेंज इन स्टॉक निकालकर हम, ये 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि ऐसी चीजें जो यूज्ड अप हो जाना जरूरी है, अगर यूज्ड अप नहीं हुई तो वो फिर इंक्लूड नहीं होंगी। उसे हम, जो यूज्ड अप नहीं हो पाई, वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट हो गया, वो इन्वेस्टमेंट का।
ठीक। और एक लास्ट कंपोनेंट कौन खर्च करता है? प्राइवेट खर्च करती है, गवर्नमेंट खर्च करती है, इन्वेस्टमेंट खर्चा होता है, और एक है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी खर्च करता है। एक्सपोर्ट मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, यानी कि हम बाहर के लोगों को बेच रहे हैं तो पैसा हमें मिलेगा, इसलिए कंट्री की नेशनल इनकम निकालने में एक्सपोर्ट प्लस होगा। और इंपोर्ट क्या होगा? इंपोर्ट मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ऑन फॉरेनर गुड्स। हमारी कंट्री के लोग फॉरेनर गुड्स पे खर्च कर रहे हैं तो पैसा कंट्री के बाहर जाएगा। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो पैसे बाहर चले जाएंगे, तो ये कंट्री की नेशनल इनकम से माइनस हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आता है, एक्सपोर्ट ज्यादा, मान लीजिए एक्सपोर्ट से 10 रुपीज मिले, इंपोर्ट से 8 मिले, तो ये नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा 2। ठीक। तो इस तरह से 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर जो खर्च करते हैं, और इन चारों सेक्टर खर्चे का सम ही कंट्री की नेशनल इनकम है या जीडीपी है। ठीक, ये 4 टोटल खर्चा करते हैं। कभी कोई क्वेश्चन आए एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना कि वो फाइनल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए, क्वेश्चन तो बहुत से बन सकते हैं। तो ये 4 सेक्टर टोटल खर्चा करते हैं और 4 तरह से इनकम होती है। ठीक, जब ये खर्च करेंगे तभी इनकम जनरेट होती है, अगर ये खर्च नहीं करेंगे तो इनकम जनरेट नहीं होगी। हाउस होल्ड खर्च ना करें, फर्म को पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। और फर्म को पैसा मिलेगा नहीं तो फैक्टर फर्म पैसे कहां से देगी? फैक्टरिंग सर्कुलर फ्लो पूरे इनकम का बनता है। ठीक, अब एक्सपेंडिचर के साथ साथ में अब आते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर। बस इन चारों को प्लस करना है तो कंट्री की एक्सपेंडिचर मेथड से आप कंट्री की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन चारों का प्लस करना है, जीडीपी आ जाएगा कंट्री की, उसमें प्लस कर देंगे एनएफआई है तो कंट्री की नेशनल इनकम बन जाएगी। वो कन्वर्ट करना जानते हैं। अब एक मेथड है प्रोडक्शन मेथड, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। देखो, एक्सपेंडिचर मेथड की कुछ प्रिकॉशंस भी है। एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशन वही है जो इनकम मेथड की। जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करते, तो ट्रांसफर एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड नहीं करेंगे। मान लीजिए बच्चे मुझे डोनेशन दे दी 5,000 रुपए की डोनेशन, तो 5,000 की डोनेशन मेरी ट्रांसफर इनकम है और बच्चे की ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। तो जब ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे तो ट्रांसफर एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, अब हमने एक पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स पे इंक्लूड नहीं करते। अब मैंने इनसे एसी ले लिया, तो मैंने इनसे एसी लिया तो मैंने इनको 20,000 रुपए दिए, सुरभि को मैंने 20,000 रुपए दिए, तो ये सुरभि की फैक्टर इनकम तो है नहीं, अब मेरी तरफ से फैक्टर एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा। ये सेकंड हैंड गुड्स पे पैसे खर्च कर रही है, इंक्लूड नहीं करेंगे, और सेकंड हैंड गुड्स से मुझे पैसे मिल रहे हैं वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो जो इनकम मेथड में आएगा वही सेम एक्सपेंडिचर मेथड में भी सेकंड हैंड गुड्स पे, सेकंड हैंड गुड्स को बेचने से मिलने वाली इनकम इंक्लूड नहीं करते। ठीक, मेरे पास मान लो लैपटॉप है, मैंने बच्चे को बेच दिया, तो लैपटॉप से मुझे 20,000 रुपए मिले, ये इंक्लूड नहीं होंगे, लैपटॉप सेकंड हैंड है। तो मुझे इनकम मिली, इंक्लूड नहीं की, बच्चे ने खर्चा किया, वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड, और इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो इनकम मेथड में है वही सेम एक्सपेंडिचर मेथड में ही आ जाएगा। ठीक, कोई ना कोई खर्च करता है तभी किसी ना किसी को इनकम मिलती है। अगर वो इनकम इंक्लूड नहीं करते हो तो खर्चा भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर किसी इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं तो खर्च भी इंक्लूड करेंगे। जैसे ट्यूशन फीस, आपने ट्यूशन फीस दी, हमने सर्विस दी, तो ये चीज फैक्टर इनकम होगी हमारी, क्योंकि हमने उसके बदले में सर्विसेज भी दी है। तो आपका एक्सपेंडिचर था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मेरी तरफ से क्या था? फैक्टर इनकम। हमें फैक्टर इनकम मिली है और आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है, तो आपका एक्सपेंडिचर ही हमारी इनकम है। दोनों सेम चीजें हैं, अलग अलग नहीं। किसी को अगर इनकम मिलती है, कोई ना कोई तो खर्च करता है, तभी तो पैसे आते हैं, वरना पैसे कैसे आएंगे? अब मैं चाय पीऊंगा बाहर जाकर, तो मैं अगर चाय पीता हूं तो मैं चाय वाले को 20 रुपए दूंगा, तो मेरी तरफ से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और चाय वाले की फैक्टर इनकम है, क्योंकि चाय मैंने उससे ली है, गुड्स ली है, तो पैसे दिए हैं, उसकी फैक्टर इनकम। मेरी तरफ से प्राइवेट फाइनल मैंने कंजम्पशन किया है, चाय पी है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होगा वही चाय वाले की फैक्टर इनकम, अलग कुछ नहीं है। मैं भी ऑटो से आया था, मैंने ऑटो वाले को
₹150 दिए, तो मेरी तरफ से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और ऑटो वाले की ये फैक्टर इनकम। ठीक, तो अगर आप खर्च करेंगे, जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वही सामने वाले की, दूसरे पर्सन की फैक्टर इनकम होगा। तो आप कहाँ खर्च करते हैं सब पता है आपको। ठीक, अब वैल्यूएशन मेथड पे आते हैं। प्रोडक्शन मेथड क्या, इसका एग्जांपल समझते हैं। यही ओरिजिनल मेथड है। एक फार्मर है और कहानी में फार्मर ने एक वीट का प्रोडक्शन किया, गेहूं का प्रोडक्शन किया, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है। इसकी वैल्यू कितनी थी? वैल्यू ऑफ वीट, वीट को बेचने के बाद इसको 500 रुपए मिले। इसने ये वीट बेची थी किसी मिलर को, जो फैक्ट्री में फ्लावर बनाता है। ठीक, ये आटा बनाता है, फ्लावर बनाता है। मिलर ने इसको 500 रुपए दे दिए। फार्मर की इनकम कितनी हो गई? 500 रुपए। अब मिलर ने उस वीट को पीस कर उसका फ्लावर बनाया, आटा बनाया, और ये आटा किसी बेकर को बेच देगा। अब बताइए कि मिलर ने जब ये आटा बेचा है तो 500 का ही बेचेगा कि 500 से कुछ ज्यादा का बेचेगा? ज्यादा का बेचेगा, 700 रुपए का बेचेगा। तो इस केस में मिलर की इनकम कितनी हुई? 200 रुपए हुई, क्योंकि 700 इसके पास आए हैं, 700 में से 500 तो इसने इसको दे दिए हैं, इसके पास 200 ही बचे। इसके बाद 700 का ये बेकर ने ले लिया फ्लावर से, और बेकर ने बनाया ब्रेड, और ब्रेड बनाकर कंज्यूमर को बेच दिया 1000 रुपए। इस केस में ये कंज्यूमर के पास चला गया ब्रेड। अब कितनी इनकम है बेकर की? कितनी इनकम है? 300 रुपए बेकर की इनकम है। तो इसकी इनकम 300, इसकी इनकम 200, और इसकी इनकम 500 रुपए। ये तीनों को अगर प्लस करेंगे तभी ब्रेड की फाइनल वैल्यू आ पाएगी। कंज्यूमर ने 1000 रुपए पे किए हैं, 1000 रुपए ही इनकम है। अगर आप ऐसे करते हैं, बेकर की इनकम 1000 प्लस करते हैं, मिलर की इनकम 500 प्लस 700 प्लस करते हैं, और इसकी 500 प्लस करते हैं, तो ये 2200 आ जाएगा। तो ब्रेड की वैल्यू क्या 2200 है? इसका मतलब आपने वेट को 2 बार काउंट कर लिया है। एक बार यहाँ काउंट किया है, एक बार आपने वेट की वैल्यू यहाँ भी काउंट कर ली है, और एक बार वेट की वैल्यू यहाँ भी काउंट कर ली है। वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। वो नेशनल इनकम की लिमिटेशन पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही इंक्लूड करते हैं। यानी कि जितना भी वैल्यू एडिशन फार्मर ने किया है, फार्मर ने क्या परचेज किया था? फार्मर ने कुछ परचेज नहीं किया, 0 परचेज किया। तो फार्मर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना था मार्केट प्राइस पर? 500 रुपए। इसने वैल्यू ऐड किया है। और मिलर ने कितना वैल्यू ऐड किया? उसने 500 का तो 700 का तो उसने फ्लावर बनाया, लेकिन इंटरमीडिएट गुड माइनस कर दो 500 रुपए, वो माइनस करना पड़ेगा। इसने 200 रुपए का ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस किया है। इसका वैल्यू एडिशन 200 का है। और बेकर का कितना है? 1000 रुपए का उसने कितने का परचेज किया? 1000 रुपए का उसने बेचा है, और 700 का उसने परचेज किया था। 300 रुपए उसका उसका अपना कंट्रीब्यूशन है। इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। इन तीनों का प्लस करेंगे कंट्रीब्यूशन, यानी कि तीनों का समेशन कर देंगे। समेशन ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस बाय ऑल द सेक्टर इक्वल्स टू जीडीपीएमपी। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन तीनों का कितना हो गया? 500 फार्मर का वैल्यू एडिशन था, 200 मिलर का वैल्यू एडिशन है, 300 बेकर का वैल्यू एडिशन है। तो 1000 रुपए कंट्री की जीडीपीएमपी आ गई। कैसे निकालते हैं वैल्यू एडिशन? उसके लिए फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब प्रोडक्शन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन। अगर आप इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। मिलर ने 500 रुपए फार्मर को पे कर दिए हैं, ठीक है, तो 700 में से 500 हटाना पड़ेगा उसको, उसकी इनकम 200 ही है। बेकर ने 1000 रुपए का ब्रेड बेचा जरूर है, लेकिन 700 रुपए उसने मिलर को दे दिए हैं, उसके पास 300 बचेंगे, और 700 मिलर के पास आएंगे तो मिलर 700 में से 500 फार्मर को दे देगा। तो पूरी प्रोसेस में 1000 रुपए ही इनकम जनरेट हुई है। ठीक, तो ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये फार्मूला यूज होगा इन केस कभी चीजों को निकालने में यूज करना पड़े वैल्यू एडिशन, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट से निकलेगा। ठीक,
कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ पर है तो आप जो ऑनलाइन बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं, रिया, सुजल, आप पूछ सकते हैं बेटा क्वेश्चंस, कोई भी आपके मन में आपके उठता है, ये नहीं से सुनते रहना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो सर, आ रहा है समझ से। ठीक, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट सिग्मा, ये समेशन याद रखना, तीनों सेक्टर का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का समेशन इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। फार्मर की इनकम प्लस मिलर की इनकम प्लस बेकर की इनकम। बेकर की जेब में कुल मिला के 1000 रुपए आए थे, तो 1000 में से उसने 300 रख लिए, 700 उसने मिलर को पे कर दिए। मिलर के पास 700 जब आए तो मिलर ने 700 पे रखे, 200 रख लिया, 500 फार्मर को पे कर दिया। तो जब ब्रेड बिका 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए इन तीनों में ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक, ऐसे ही होना चाहिए। 1000 रुपए का ब्रेड है, कुल मिलाकर जो चीज बनी है वो 1000 रुपए की है, तो 1000 रुपए इन तीनों को मिलना चाहिए कि तीनों ने 1000 रुपए ब्रेड बनाने में अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। मिलर का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उसने वीट बनाई, और फार्मर का कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसने वीट बनाई। मिलर का कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसने ब्रेड बनाया, नहीं फ्लावर बनाया, और बेकर ने ब्रेड बनाया। तीनों ने एक चीज बनाई है मिलकर, तो जो पैसे बनेंगे वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए पैसे, जब ब्रेड बिका जो पैसे आए वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू हमेशा माइनस कर देना, क्योंकि उसकी वैल्यू फाइनल गुड्स के अंदर ही ऑलरेडी इंक्लूड होती है। कोई भी छोटे छोटा टॉपिक भी मन में डाउट हो ना, तो पूछ जरूर लेना उससे। ठीक, मन में कोई भी छोटा डाउट हो, भले ही कुछ ना कुछ लगे अननेसेसरी सा, मैं क्यों पूछूं, ये बड़ा छोटा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन कभी नहीं होता कोई। तो अगर आपको लगता है मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है आपके, तो पूछ लेना, भले ही वो कितना भी छोटा ही क्यों ना हो, कि हम डरे नहीं कि बच्चा क्या सुनेगा, वो हंसेगा, ऐसा कुछ नहीं। आसान चीजें हैं। ये पॉइंट आ गया वैल्यूएशन का। अब इसके बाद में तो देख लेना हमेशा कि नेशनल इनकम में कि क्या फैक्टर इनकम है, क्या ट्रांसफर इनकम है। तो फैक्टर इनकम हमेशा कोई ना कोई टू साइडेड होती है, कोई सर्विस के बदले में पैसा आता है, ऐसे ही बिना सर्विस के पैसा आ जाए वो ट्रांसफर है। ठीक, अब एक इसमें चीज बच गई, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, सुना इसके बारे में पहले कभी? हाँ, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और ये जीडीपी एट करंट प्राइस। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और जीडीपी एट करंट प्राइस, ये दो कॉन्सेप्ट है। यहां से क्वेश्चन मुझे लगता है बनना जरूर चाहिए होगा। बड़ी आसान सी छोटी सी कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। रियल जीडीपी मींस जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी मींस जीडीपी एट करंट प्राइस। नाम है अलग अलग, दो नाम है। जी, अब रियल जीडीपी क्या एग्जांपल है? वो एग्जांपल मान लेते हैं कि 2015 में कंट्री में कार बनी। ठीक, एक कार का प्रोडक्शन हुआ पूरी इकोनॉमी में। एक सिंपल सा मान लिया एग्जांपल, कार का प्राइस कितना था? मान लेते हैं कार 10 रुपीज की थी, 10 लाख की जगह 10 रुपए ले लिया मैंने, तो कार की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपी कंट्री की जीडीपी हो गई। ये कंट्री की जीडीपी मतलब फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही जीडीपी बोलते हैं। जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनते हैं उनकी वैल्यू ही कंट्री की इनकम होगी। ठीक, अब हम कंपेयर करते हैं, मान लीजिए 2016 में से हम कंपेयर करें कि हमारी कंट्री की इनकम इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो इस साल सपोज करो 2 कारें बनी थी, प्रोडक्शन तो बढ़ता रहता है हर साल, या मान लो एक कार भी बनती, कुछ भी मान सकते हैं। तो मान ली इस साल हमने 2 कारें बनी, और प्राइस कार का इस साल कितना था? इस साल महंगाई भी हर साल बढ़ती रहती है, कार के प्राइस भी, चीजों के प्राइस हर साल बढ़ते रहते हैं।
तो हमने इस साल का प्राइस इंक्लूड किया, तो इस साल कार का प्राइस था 40 रुपीज। तो इस केस में कंट्री की जीडीपी कितनी आ गई, तो 80 रुपीज आ गई, ये जीडीपी बन गई। आपको लगता है कि ये बहुत रियल जीडीपी है? 10 रुपए से कंट्री की इनकम 80 रुपए हो गई, ऐसा हुआ है? प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है, प्रोडक्शन तो डबल हुआ है ना बच्चे, तो जीडीपी डबल होनी चाहिए। ये इतनी बड़ी वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि इस साल प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अगर आपको एक्चुअल चेक करना है तो प्रोडक्शन तो सेम ईयर का लो आप, प्राइसेस को आप कांस्टेंट मान लो जिस ईयर से आप कंपेयर करते हो। तो प्राइस मैंने एक ईयर की कांस्टेंट मान ली। अब कंट्री की जीडीपी कितनी आएगी? ये रियल जीडीपी आएगी, ये रियल जीडीपी है और ये वाली नॉमिनल जीडीपी। रियल में प्रोडक्शन एक कार्ड से डबल हुआ है, जीडीपी 10 रुपीज से 20 रुपीज हुई। नॉमिनल जीडीपी ज्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि इस साल प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन हो गई थी, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस सिर्फ प्राइसेस को लेकर होता है। नॉमिनल जीडीपी में प्राइस लेते हैं करंट ईयर का, आउटपुट है Q1 मतलब करंट ईयर का प्रोडक्शन इनटू प्राइस ऑफ द करंट ईयर इक्वल्स टू जीडीपी, P1 Q1, ठीक 80 रुपए आ गया। और यहां पर प्राइस क्वांटिटी करंट ईयर की लेंगे और प्राइस लेंगे बेस ईयर का, तो Q1 P0 ये जो आएगा ये कंट्री की रियल जीडीपी आएगी। रियल जीडीपी देखने के लिए प्राइस को हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट, कांस्टेंट मान देंगे। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप से बनाते हैं एमसीक्यू। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के इक्वल कब आएगी? किस केस में? ए, जब प्राइस ऑफ बेस ईयर प्राइस ऑफ करंट ईयर के इक्वल होगा, या प्राइस ऑफ बेस ईयर प्राइस ऑफ करंट ईयर से ज्यादा होगा, या प्राइस ऑफ बेस ईयर करंट ईयर से कम हो जाएगा, या फिर नन। ए, दोनों साल का प्राइस सेम रहेगा तो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के इक्वल आ जाएगी। अच्छा रियल जीडीपी नॉमिनल से ज्यादा कब आएगी? जब करंट ईयर का प्राइस कम हो जाए, ये 40 की जगह प्राइस हो जाते हैं 5 रुपीज, तो ये कितना आ जाएगा? 10। तो रियल जीडीपी कितनी है? 20, और ये कितनी है? 10। तो यहाँ पे रियल जीडीपी ज्यादा आ रही है नॉमिनल जीडीपी से, कब? जब प्राइस फॉल करेगा। तो ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए कभी। हाँ तब एक्सेप्शनल केस हो गया, तब जीडी बहुत ज्यादा कम हो गई। नॉर्मल एक ईयर लेते हैं, बिल्कुल। तो ये कंट्री की नॉमिनल और रियल जीडीपी है, इसको एक फार्मूले से समझते हैं, फार्मूला है डिफ्लेटर। डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कंट्री की नॉमिनल जीडीपी कितनी लिखी है बेटा यहाँ पर? 80। रियल कितनी निकाली है आपने? 20 इनटू 100 कर दीजिए, 400 आ गया डिफ्लेटर की वैल्यू। अब 400 का मीनिंग क्या हुआ कि 400 मीन्स देखो 100 को हम लेते हैं बेस ईयर, इसके ऊपर यानी कि 300% तक प्राइस बढ़ गए हैं, यानी कि करंट ईयर में और बेस ईयर में कितना प्राइस बढ़ गया है? 30%, यानी कि प्राइस 10 रुपए से 40 रुपए हो गए हैं, ये 300% प्राइस बढ़ गया है। डिफ्लेटर बस ये बताता है कि प्राइस कितने परसेंट बढ़े हैं करंट ईयर से बेस ईयर से करंट ईयर में। तो क्योंकि 100 हम हमेशा बेस की वैल्यू लेते हैं, 100 से ऊपर देखते हैं प्राइसेस कितने। अगर ये 350 आता तो 100 बेस की वैल्यू मानते, तो प्राइसेस 250% बढ़ गए हैं, ठीक। तो ये डिफ्लेटर का फॉर्मूला हो सकता है कि 1 मार्कर क्वेश्चंस इस पर निकालने के लिए दे दें, वो आता ही है हमेशा। नॉमिनल जीडीपी ऊपर लिखेंगे, रियल नीचे आएगा इनटू
जी जी, ये नॉमिनल और रियल जीडीपी है। तो दो जीडीपी हर साल निकाली जाएंगी, एक नॉमिनल और एक रियल। दोनों ही जीडीपी इस साल की है, दोनों के बस प्राइसेस में डिफरेंस है। रियल में प्राइस लेंगे बेस ईयर का और नॉमिनल में प्राइस लेंगे इसी साल का। तो इस दोनों में क्वांटिटी सेम लेते हैं, इसी सेम ईयर के लेते हैं। 16 में दो जीडीपी निकाली जाए, लेकिन दोनों में क्वांटिटी सेम है, डिफरेंस सिर्फ प्राइसेस को लेकर है। तो करंट ईयर में हो सकता है कि प्राइस कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, तो हम समझ नहीं पाते कि जो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है 80 आ रहा है, ये किसकी वजह से आया, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आया कि प्राइस बढ़ने की वजह से आया, दोनों का इफेक्ट है ये। तो इसलिए हम प्राइस को कभी कभी कांस्टेंट लेके देखते हैं, फिर देखते हैं जीडीपी कितनी इंक्रीज हुई है। अगर अब जीडीपी इंक्रीज करती है इसका मतलब प्रोडक्शन ही बड़ा होगा, प्राइस तो हमने कांस्टेंट ले रखी है बेस ईयर से। तो कंपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछ लीजिएगा बेटा, कोई भी मन में आता है आपके, कोई भी। तो ये नेशनल इनकम का थोड़ा बेसिक हिसाब किताब, ठीक, ये बेसिक है। एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, कितने कितने कैसे कैसे आ रहे हैं, वो भी सॉल्व कर लेंगे बैठ के लास्ट क्लासेस में। एक क्वेश्चन कीजिएगा बच्चे जरा, कंट्री की जीडीपी एमपी 100 रुपीज गिवन है और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 2 रुपए, सब्सिडीज है 1 रुपी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ब्रॉड है 40 रुपीज, डेप्रिसिएशन है 10 रुपीज। आपको फाइंड करनी है एनएनपीएफसी। बेटा आंसर भेज दीजिएगा, ऑनलाइन वाले भी आंसर भेज दें अपना। एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम फाइंड करनी। आंसर बच्चे बता रहे हैं 129। चलिए और देख लेते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन शायद एमसीक्यू बन जाए, इस तरह पे कन्वर्ट करने के लिए। लॉन्ग तो आंसर नहीं बन सकता 6 मार्कर में, फिर ऐसे कन्वर्ट करने के लिए शायद वो दे रहे हैं। एक आध मार्क्स में जो बनते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन वो बन सकते हैं, बिल्कुल। सर आंसर किस पे सेंड करूं, चैट पे? कितना आंसर आ रहा है आपका? 129 आ रहा है आपका आंसर? यस सर, 129 आ रहा है। बस ठीक है, अभी पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो एनएनपीएफसी और ये जीडीपी एमपी को इक्वेट कर दो आप। यहाँ पे ग्रॉस लिखा है और ये नेट वैल्यू है। तो ग्रॉस में से देखना यहाँ पर माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तो नेट आता है, पता है ना, ये क्या होना चाहिए चीजें। यस सर। और ये डोमेस्टिक है और बीच में ये नेशनल है। स्टार्टिंग में एन मतलब नेट होता है, बीच में नेशनल है, तो डोमेस्टिक में प्लस एनएफआई करेंगे तो नेशनल आएगा। और ये मार्केट प्राइस है, इसमें टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूड है, तो माइनस एनआईटी करेंगे तो ये फैक्टर कॉस्ट है। ये कन्वर्ट करना अगर नहीं आता, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अलग से मुझे बता दीजिएगा तो इसकी अलग से प्रैक्टिस में करा दूंगा। नॉर्मली बच्चों को आता ही होगा 90%। अगर नहीं आता तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अलग से बता दूं कैसे कन्वर्ट होते हैं, 10 मिनट अलग क्लास लेकर, ठीक। तो ये एक बात ध्यान रखना, इस टाइप से कोई क्वेश्चंस शायद बन जाए।
आना ही चाहिए, ज्यादा चांस है मुझे लगता है। एक दो क्वेश्चन तो देंगे नहीं कम से कम। कर लिए बच्चे। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट्स के ऊपर, एडीएस वाले, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इनकम डिटर्मिनेशन। जी, इस दुनिया में जितने भी इकोनॉमिस्ट अभी तक हुए हैं उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, क्लासिकल मीन्स पुराने वाले जो हैं, और एक आज है कीन्जियंस बोलते हैं। ये इंसान इतना महान है कि इसके नाम से ही एक पूरा एरा चल पड़ा है। मतलब ये समझ लो, ये साइंस में जैसे न्यूटन्स का नाम आता है वैसे इकोनॉमिक्स में ये है कीन्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमी के फादर रहे हैं वो 1774 में इनकी बुक आई थी, वेल्थ ऑफ नेशन। ये एडम स्मिथ की बुक का नाम है, एडम स्मिथ, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, एडम स्मिथ। 1774 में बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद इकोनॉमी की स्टार्टिंग शुरू हो गई कि भाई ये यहां से इकोनॉमिक्स ऐसी होती है। क्लासिकल राइटर्स की एक स्टेटमेंट है, तो इनकी पूरी थ्योरी को समझना है तो सिर्फ एक लाइन में समझ सकते हो। इनका मानना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि जितने भी प्रोड्यूसर है इस दुनिया में, डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सप्लाई को फोकस करना है, डिमांड पे नहीं। इनका ये मानना था। ये 1774 से लेके 1940 तक ये इनकी बातें मानी जाती रही कि सप्लाई साइड को देखेंगे, डिमांड साइड को नहीं। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। वो कैसे? ये कहते हैं सप्लाई क्रिएट करोगे, मान लो आप बर्गर बनाओ, बर्गर की सप्लाई फोकस करो, डिमांड पे नहीं, क्योंकि जब बर्गर बनाओगे तो फैक्टर हायर करोगे, ठीक, और जब फैक्टर हायर करोगे तो उन फैक्टर को आप पेमेंट करोगे, फैक्टर पेमेंट भी होगा, और जब पेमेंट होगा तो उसी पेमेंट से लोग बर्गर परचेज कर लेंगे। तो जब हम प्रोडक्शन करेंगे तभी हम फैक्टर हायर करेंगे, और जब फैक्टर हायर करेंगे तो उनको पैसे देंगे, जब उनको पैसे देंगे तो उसी पैसे से वो सामान परचेज कर लेंगे। बिल्कुल सही थ्योरी है, गलत तो नहीं है। नहीं, कहने का मतलब है कि बाकी चीजों की डिमांड, ओवरऑल की इकोनॉमी की बात चल रही है ना, ठीक है। वैसे तो सही है, हाँ वैसे सही बता रहा हूँ, एक जनरल। हाँ, क्यों कंप्लीटली कैसे नहीं? क्योंकि अगर सर उसकी डिमांड नहीं देख रही कि चलो उन्होंने फैक्टर पेमेंट दी, लेकिन सर अगर अब उन्हें वो चाहिए नहीं तो कुछ और चीज चाहिए होगी। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बर्गर बना रहे, फैक्टर बर्गर बन रहा है, टीवी बन रहा है, एसी बन रहा है, सब फैक्टर हायर किए जा रहे हैं। अल्टीमेटली सारी फैक्टर इनकम इक्वल्स टू गुड्स और सर्विसेज पे खर्च हो जाएगी। ये कहने का मतलब था इनका। इनकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है, कोई इस थ्योरी को चैलेंज ही नहीं कर पाया आज तक। आखिर इतने बड़े बड़े इकोनॉमी, माल्थस, रिकार्डो, मिल, पीगो, बड़े बड़े लोग, मतलब इतने सारी दुनिया भर के थ्योरी मानते रहे कि सप्लाई मेन बात है, कि हम सप्लाई बनाएंगे। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, क्लासिकल ने दिया था, हो सकता है पूछ लिया जाए। बड़ा बोल्ड चीज है, बहुत मोटी मोटी चीज है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। हम सप्लाई फोकस करेंगे, डिमांड पे। क्लासिकल ही मानते थे कि सामान बनाओ, प्रोडक्शन फोकस करो, प्रोडक्शन दोगे तो लोगों को इनकम मिलेगी, उसी इनकम से लोग सामान परचेज कर लेंगे। बैलेंस, बिल्कुल कोई थ्योरी में 1% दिक्कत नहीं है। और इनका एक और चीज माननी थी कि गवर्नमेंट को कभी भी इकोनॉमी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट इकोनॉमी में सब्सिडीज वगैरह, टैक्स कुछ नहीं। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट तो कई सारी इकोनॉमी इंटरफेयर करती है, फार्मर को सब्सिडीज दे रही है, एमएसपी पे उनका सामान परचेज कर रही है। ये गवर्नमेंट को मार्केट के अंदर इंटरफेयर नहीं करना, ये क्लासिकल की दूसरी बात थी। और अगर गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर नहीं करेगी तो अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाए। ये फुल एम्प्लॉयमेंट की में बिलीव करते थे कि अपने आप ही इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, ठीक।
कि जितने भी देश में फैक्टर्स हैं उन सबको हार के समान बनाओ, जो पैसा उनको मिलेगा उससे गुड्स खरीद लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी ही नहीं इकोनॉमी। एकदम बिल्कुल क्लासिकल थ्योरी बना के रखी थी इन्होंने, कोई गुंजाइश उसमें, लंबी थ्योरी है ये, कभी आप में से कोई कॉलेज में गया तो फिर पढ़ने का मौका वहां मिलेगा डिटेल में। ठीक है आदि, आदि कह रहे सर कैसे पढ़ेंगे? देखो आधा चीज तो आपके आत्मविश्वास की होती है। आप पहले सबसे पहले पॉजिटिव सोचिए कि मैं एग्जाम निकाल लूंगा, ठीक 1% भी अपने ऊपर डाउट मत लेके आना कि नहीं, ये तो भी सोचना ही मत, ये कंपटीशन बहुत मन में जैसे ही आपके डाउट आया, आप मतलब फिर तैयारी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, फिर होगा नहीं सिलेक्शन। तो अपने पे भरोसा है कि हाँ मैं तो एग्जाम, ओवर कॉन्फिडेंस भी लेके नहीं आना, पढ़ना है तब भरोसा लेके आना अपने ऊपर, यानी कि सिर्फ सोचने से काम हो जाएगा। अपने पे कोई डाउट मत करना, डरना नहीं है आप, ठीक, ये जरूरी चीज है। तो बाकी किसी बच्चे को ज्यादा आता नहीं, सब बच्चे बराबर ही हैं आपके। कोई आप ये सोचते, कोई एक आध हो सकता है कि लाख में से कोई एक दो बड़ा ही अलग निकला है, लेकिन बाकी 9 बच्चे आपके जैसे ही, कोई आपसे ज्यादा तेज नहीं है। बस 3-2 घंटे की बात होगी जब एग्जाम में बैठ के दिख रहे होंगे क्या कॉन्सेप्ट बनाए उसी पे। ठीक, तो आप मत सोचना कोई बच्चे से बहुत तेज होने वाले हैं, सब बच्चे की बुरी हालत है, तेज कोई नहीं है। तो ये क्लासिकल्स ने मानना था, इसने कहा सिर्फ सप्लाई साइड को ध्यान दो, सप्लाई करोगे चीजें बनेंगी, चीजें बनेंगी तो जो चीजें बनाएंगे उनको पैसे मिलेंगे और उसी पैसे से वो सामान परचेज कर लेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये सिस्टम चलता आ रहा था, लेकिन तभी 1930 में दुनिया में डिप्रेशन आ गया, बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन एक सिचुएशन होती है जिसमें डिमांड बहुत गिर जाती है इकोनॉमी के। डिप्रेशन वो सिचुएशन है, इकोनॉमी में साइकिल चलते हैं, कभी कभी इकोनॉमी ये ऐसी जाती है ऊपर, एक बूम पे पहुंच जाती है। हाँ हाँ, इसके बाद रिसेशन स्टार्टिंग होता है, रिसेशन जब बिल्कुल पीक पे आ जाता है उसको डिप्रेशन बोलते हैं। जब रिसेशन अपनी बिल्कुल पीक पे होता है, मतलब डिमांड मार्केट में है ही नहीं, और जब डिमांड ही मार्केट में नहीं है तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों करेंगे, प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी इकोनॉमी के। सिचुएशन कुछ ऐसी अभी इंडिया में बन रही है, अगले 2-4 महीने में, 5 महीने में थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ इकोनॉमी जा रही है। ऐसे कुछ काम चल रहे हैं, अब क्या बताया जाए। दुनिया में कई सारे इंडिया के रीजन है, कई सारे ग्लोबल रीजंस भी हैं, सारी इकोनॉमी आपस में जुड़ी हुई है। रशिया वॉर कर रहा है यूक्रेन के साथ में, ऑयल क्राइसिस और ये सब चीजें हैं, इन्वेस्टर्स पैसा निकाल कर भाग रहे हैं। हमारी कंट्री में अग्निवीर अग्निपथ, ऊपर से माहौल थोड़ा खराब चल रहा है कंट्री का। तो ये इकोनॉमी में बूम आता है, फिर धीरे धीरे रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर रिकवरी होती है, रिकवरी होने के बाद फिर बूम आता है, ये चलते रहते हैं। तो उस समय दुनिया में डिप्रेशन आ गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात की। तो कीन्स उस समय कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा था। कीन्स ने कहा कि ये क्लासिकल्स तो बोलते थे कि सप्लाई पे फोकस करना है, अब ये सप्लाई तो बड़ी है फैक्ट्रीज के अंदर, डिमांड कहाँ चली गई? तो बड़ी दिक्कत, उसने कहा कि अब ये तो काम खराब है, अब तो फैक्ट्री में सामान रखा हुआ बिकता नहीं है, ये तो कहते हैं सप्लाई फोकस करो, सप्लाई तो बहुत है, डिमांड कहाँ गई? सप्लाई ने अपनी डिमांड क्यों नहीं क्रिएट की? तो उस समय के जो राइटर्स थे क्लासिकल्स, उन्होंने बताया कुछ रीजंस अपने दिए, लंबी कहानी है उसकी, कि एक क्लासिकल्स पूछा गया ऐसा क्या रीजन क्या है, आप तो कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हमें सप्लाई बनानी है, डिमांड अपने आप बन जाएगी। उसने कहा हमने कहा था गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, लेकिन गवर्नमेंट ने ट्रेड यूनियन के दबाव में आकर वेजेस इंक्रीज की हैं, और वेज इंक्रीज करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से प्राइसेस बढ़ गए हैं, और प्राइस बढ़ने से लोग डिमांड कम कर रहे हैं। हमने कहा था गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे। ये उनको, हालांकि आपको जानना नहीं है चीजें, उन्होंने अपना प्रूफ कर दिया पॉइंट जैसे मर्जी, अभी भी सही है हम, उन्होंने अपना प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। कीन्स ने कहा ऐसा नहीं, उसने पूरी थ्योरी बताई, अपनी पूरी बुक बनाई, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बुक का नाम है। उसमें उन्होंने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड गलत है, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, इसको उल्टा कीजिए कि डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सप्लाई नंबर 2 पे आएगा। तो उस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उन्होंने इसको बुलाया, कहा कि भाई आपको इकोनॉमी को अब डिप्रेशन से बाहर निकालना है, क्या करना है? कहा कि इनके जो स्टेटमेंट है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसको हटा दीजिए, हमें क्या करना है,
हमें डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई फोकस करना है। 1940 में बोला गया। हाँ, ये 45 के राउंड की बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात की। डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, हमें डिमांड साइड को फोकस करना है, सप्लाई को नहीं। ठीक। और गवर्नमेंट को इकोनॉमी में इंटरफेयर करना चाहिए, इसने ये भी बात कही। तो तब से मतलब इसकी प्रिंसिपल्स, इसकी थ्योरी पे दुनिया चल रही है आज तक। तो किन्जियंस थ्योरी को ही हम समझेंगे, जिसमें डिमांड को ही मेन फोकस किया गया है। पूरी रिकवरी हुई थी पूरी दुनिया में, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इकोनॉमी के अंदर। क्लासिकल्स का कोई चक्कर नहीं है आज की डेट में, सब किन्स की थ्योरी को मानते हैं। क्लासिकल ठीक लगती है, वो आइडियलिस्टिक है, लेकिन अब हो सकता है कि आने वाले टाइम पे केन्स भी गलत हो जाए, क्योंकि पता नहीं सिस्टम क्या चलता रहता है अंदर, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कुछ एक नई थ्योरी बन जाए। फिलहाल अभी तक केन्स चल रहे हैं। डिमांड सप्लाई दोनों में से कोई एक ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहते हैं डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिमांड, कुछ ना, कहानी बहुत लंबी है, ये आगे समझने का मौका मिलेगा। अभी हम चलते हैं काम के टॉपिक के ऊपर। तो डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। डिमांड का मतलब क्या है, यहाँ पर डिमांड का मतलब है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड। कौन डिमांड करते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो डिमांड ही तो है आपकी। एक गवर्नमेंट डिमांड करती है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक फर्म डिमांड करती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और एक एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, फॉरेनर डिमांड करते हैं। ये चारों की डिमांड को सम कर दीजिए तो बन गई एग्रीगेट डिमांड। ये हाउस होल्ड की डिमांड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये फर्म की डिमांड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल गुड की डिमांड, ये गवर्नमेंट की डिमांड गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये एक्सपोर्ट हो गया और ये इंपोर्ट हो गया। ये चारों की डिमांड का सम एग्रीगेट डिमांड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ा होगा आपने। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आदि ने चॉकलेट की डिमांड की, ये चॉकलेट सिर्फ चॉकलेट की डिमांड तो कर रहा है, ये आदि, ये है इंडिविजुअल डिमांड, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। और चॉकलेट की डिमांड आदि के अलावा पूरे देश में लाखों लोग करते हैं, लेकिन डिमांड सिर्फ चॉकलेट ही कर रहे हैं, डेयरी मिल्क की। ठीक, ये चॉकलेट की मार्केट डिमांड है। और ये दोनों ही माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, क्योंकि डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों चॉकलेट की तो हो रही है, एक आइटम की हो रही है। और यहाँ है एग्रीगेट डिमांड, मतलब चॉकलेट के अलावा टीवी, फ्रिज, कूलर, सबके डिमांड। ये चार सेक्टर जो टोटल डिमांड करते हैं सभी आइटम्स की पूरी इकोनॉमी के अंदर, वो एग्रीगेट डिमांड है। तो माइक्रो में डिमांड एक आइटम की थी, चॉकलेट की थी, और यहाँ पे सब चीजों की डिमांड है, तो ये एग्रीगेट डिमांड है। और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? टोटल सप्लाई। डिमांड तो चार सेक्टर करते हैं, सप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर करता है, वो फर्म है। तो देश में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना सामान, कितनी सप्लाई करना चाहते हैं एक साल में। ठीक, मान लीजिए कोई ये एएस मींस नेशनल इनकम होता है, एग्रीगेट सप्लाई मींस नेशनल इनकम। कैसे? मान लीजिए कंट्री में एक फोन की सप्लाई हुई, तो फोन को बेच के जो पैसे आएंगे, फोन को बनाने में चार फैक्टर यूज होते हैं। लैंड यूज हो रही है, लेबर यूज हो रहा है, कैपिटल यूज हो रहा है, और इंटरप्राइज यूज हो रहा है। चार फैक्टर यूज हो रहे हैं। अब अगर मोबाइल बनता है, मोबाइल को बेच के अगर 100 रुपए आते हैं, तो 100 रुपए इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ना। तो मोबाइल की सप्लाई बोलिए, या फिर उतनी ही इनकम जनरेट हुई। आपने एक पिज्जा बेचा तो 500 रुपए इनकम जनरेट हो गई। तो सप्लाई इक्वल्स टू इनकम जनरेशन। जो पिज्जा की वैल्यू है वही कंट्री की नेशनल इनकम भी है। नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ते नहीं है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है वही कंट्री की नेशनल इनकम। ठीक है बेटा, पूछ लेना क्वेश्चन जहां कोई मन में हो, आदि ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे है, क्यों है, पूछ सकते हैं आप, पूछ लेना बेटा मन में क्वेश्चन हो। नेशनल इनकम है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जी, सर जीडीपी एंड एमपीपी वही है। पर सर जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो एनपी एंड एफसी एफसी निकालते हैं, बिल्कुल। क्यों? तो सर डेफिनेशन जीडीपी और एमपी और नेशनल इनकम की सेम है। ना, जीडीपी की है, इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज,
produced within the domestic territory of the country during a year. National income की है value of final goods and services produced by normal residents of the country during a period of a year. तो अगर सर हम नेशनल इनकम की बात करें तो हम उसे जीडीपी एट एमपी थोड़ी बोल सकते नहीं, उसके नेशनल इनकम के अंदर डेप्रिसिएशन हटा दिया आपने हैं। और टैक्सेस भी हटा दिए, तो जो नेट आया वो एनएनपीएफसी हो गया ना। मार्केट प्राइस के अंदर टैक्सेस इंक्लूड थे, डेप्रिसिएशन इंक्लूड था, वही तो डिफरेंस है। वो तो वैसे भी इनकम नहीं होती, टैक्स हटा के देख लो। तो बाकी तो वैल्यू ऑफ गुड्स ही है। पिज्जा 500 का ही तो है, 550 से वो 50 पे टैक्सेस थे। तो अगर आपने पिज्जा बेचा है तो पिज्जा 500 रुपए का था प्लस 50 रुपए टैक्स थे, तो ये जीडीपी एमपी हो गया या एनडीपी एमपी हो गया। आप 50 रुपए टैक्स हटा के देखो तो 500 पे एनडीपी एफसी है। पिज्जा की एक्चुअल वैल्यू तो 500 ही है ना, वही चीज है, तो वही फाइनल गुड्स की वैल्यू है। तो नेशनल इनकम का मतलब ये हो गया जितनी भी आप सप्लाई करते हैं, टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। एएस मींस गुड्स की, टोटल गुड्स की वैल्यू, और गुड्स की जो वैल्यू होगी वही फैक्टर इनकम होती है। कोई एक मोबाइल फोन बेच रहा है तो सप्लाई किया उसने, मोबाइल फोन की वैल्यू थी 10,000 पे, 10,000 पे इनकम जनरेट। तो एएस एग्रीगेट सप्लाई मींस इनकम, नेशनल इनकम मींस नेशनल इनकम। तो एडी मींस टोटल चार सेक्टर पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड करते हैं। टोटल चार सेक्टर की डिमांड एग्रीगेट डिमांड है। और सप्लाई मींस टोटल सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मींस वो इनकम जनरेशन है, उतनी ही कंट्री की नेशनल इनकम होगी जितनी की सप्लाई हो रही है। और इनकम कहां से आएगी? गुड्स को बेचने के बाद तो पैसे आते हैं, वही इनकम। तो एएस और एडी है। अब एडी के दो कंपोनेंट है, दो पार्ट हम देखते हैं टू सेक्टर मॉडल में, एक कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। मतलब कंजम्पशन डिमांड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन डिमांड, और ये इन्वेस्टमेंट डिमांड, यानी कि डिमांड ऑफ कैपिटल गुड। कैपिटल गुड की डिमांड ये इन्वेस्टमेंट है, और कंज्यूमर गुड की डिमांड ये सी है। कंज्यूमर गुड की डिमांड मतलब जितना पैसा आपने कंज्यूमर गुड्स पे खर्च किया है वही तो डिमांड होगी। तो एडी मतलब सी प्लस आई और एएस मतलब कंट्री की नेशनल इनकम। अब इस सी को समझना ध्यान से जरा बच्चे। कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन थोड़ा फंक्शंस देखते हैं एक बार। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कंजम्पशन हमारी इनकम पर डिपेंड करता है। कंजम्पशन में से कई सारी बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन इनकम भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी कि हमारा कंजम्पशन हमारी इनकम से चलेगा। केन्स ने बताया कैसे चलता है ये कंट्री की नेशनल इनकम है, इसको वाई डोनेट करते हैं, और ये कंट्री का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है सी। केन्स ने कहा कि अगर इनकम जीरो भी है तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। कुछ ना कुछ बेसिक कंजम्पशन, बच्चे ने 40 बोला, मैंने 40 लिख लिया, कि कुछ ना कुछ हम 40,000 रुपए के आसपास खर्च करेंगे। हम देख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ एडी, ये डिमांड के कई कंपोनेंट है, 4 है, तो 2 ही ले रहे हैं हम लोग, कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर सी 40 कंजम्पशन है हमारा, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इसको सी के ऊपर एक लाइन से डोनेट करते हैं। मतलब ये वो कंजम्पशन है कि इनकम जीरो होने के बाद भी होगा। कहां से आएगा पैसा? अगर इनकम नहीं है तो हम अपनी एसेट बेच देंगे, घर बेच देंगे, गोल्ड बेच देंगे, बोरो कर लेंगे, पुरानी सेविंग्स निकाल लेंगे, कुछ भी करेंगे, कंजम्पशन जीरो कभी नहीं हो सकता। इसके बाद केन्स ने कहा कि अगर इनकम बढ़ेगी, आदि बताइए, अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन कम होगा बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो अगर इनकम हमारी 80 के रेट से बढ़ रही है तो अगर इनकम आपका 100 के रेट से बढ़ रहा है तो जिस रेट से इनकम बढ़ती है उसके इक्वल रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ता। अगर इनकम 100 के रेट से बढ़ रही है, मैंने 100 के रेट से मान लिया,
तो कंजम्पशन उससे कम रेट से बढ़ेगा, 80 मान लेते हैं। इनकम 100 हुई, आपने कंजम्पशन 80 बढ़ा दिया, तो ये 120 आ गया, फिर 80 बढ़ा दिया, 200 आ गया, 280 आ गया, 360 आ गया और 440 आ गया। इनकम और कंजम्पशन समझना, यहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू टाइप के, भी समझेंगे ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को। ये तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा ही होगा, चाहे इनकम 0 हो या ना हो। इसके बाद हमने 80 और बढ़ाया है, 100 में से 80 खर्च कर दिए, तो 40 + 80 120 है। अब बच्चे ने कहा कि सर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। बात सही है, ये साइकोलॉजी की बात है, ठीक। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। हम ऐसा करते हैं, इनकम बढ़ रही हो, कंजम्पशन बढ़ भी रहा है आपके सामने, ठीक है। और इस चीज को हम हर लेवल पे कंजम्पशन और हर लेवल पर इनकम चेक कर लेते हैं। जैसे देखना, इसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाम सुना होगा ये, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस प्रोपोर्शन ऑफ इनकम व्हिच इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इन्होंने कहा, मान लेते हैं किसी पर्सन की सैलरी 10,000 है, 10,000 होने के बाद कितना खर्च कर लेगा वो? 8,000 खर्च कर लेगा। तो ये 0.8 उसका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ रहा है, ये 80% आएगा, ठीक। इसे बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर उसकी इनकम बढ़ेगी, देखना ध्यान से, इनकम हो गई 15,000 रुपए, ठीक, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ठीक। ध्यान देना बच्चे, इनकम का 8,000 खर्च किया था और यहाँ कितना खर्च करेगा? इनकम मान लो 20,000 हो जाती है इसकी, तो इनकम डबल हो गई है, तो कंजम्पशन कितना करेगा? मान लेते हैं कि 12,000 रुपए खर्च करता है, या मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 50,000 रुपए, सिंपल कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। इनकम 10,000 से बढ़ के कितनी हो गई? 50,000। अब कितना खर्च करेगा ये? 50 में से वो खर्च कर सकता है 25,000 के अराउंड, या हाँ 25,000 खर्च कर लेगा। 8,000 में भी रह रहा था बच्चे से, कोई दिक्कत नहीं। अब 50, अब कंजम्पशन बढ़ा है, लेकिन इनकम के प्रोपोर्शन में कंजम्पशन देखें अगर आप, तो कितना आ रहा है? 0.5। क्या हो रहा है? ये एपीसी क्या हो रही है? कम हो रही है। वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, 8,000 से 25,000 हुआ, लेकिन इनकम के प्रोपोर्शन में ये कम हो रहा है। अगर उसकी इनकम 1 लाख मान लो, ठीक, 1 लाख है, तो 1 लाख में कितना खर्च कर देगा? 60,000 में रह लेगा वो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं। या मान लेते हैं कि 40,000 में 40,000 रह लेगा, ठीक, 40,000 मान लेते हैं रह लेता है, ठीक। 25,000, अब देखो इनकम बढ़ रही है और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ कितना आएगा? 0.4, 40%, और यहाँ कितना आएगा? 50%, और यहाँ 80%। तो जब भी इनकम बढ़ती है तो एपीसी की वैल्यू, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ये डिक्रीज करता जाता है। इसे बोलते हैं एपीसी का फॉल होना। एपीसी हमेशा फॉल करेगा, लेकिन कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन कम नहीं हो रहा, कंजम्पशन बढ़ रहा है, इन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ये रेशियो कम हो रहा है, ठीक। ये रेशियो कम पड़ रहा है आपका। समझना बेटा पॉइंट को, ये ध्यान से। एपी समझे? इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन जो रेशियो है कि इनकम का जितना हिस्सा आप खर्च करते हैं, वो प्रोपोर्शन आपका धीरे धीरे कम होता जाता है। एपीसी हमेशा फॉल करती जाएगी, यानी कि जब इनकम बढ़ती है तो उसका मैक्सिमम हिस्सा सेविंग पे जाता है, और जब इनकम कम होती है उसका मैक्सिमम हिस्सा कंजम्पशन पे जाता है। तो इनकम बढ़ने पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन, C upon Y। ये पूछ सकते हैं कि इनकम बढ़ने पर एपीसी की वैल्यू क्या होती जाती है? तो इनकम बढ़ने पर एपीसी की वैल्यू घटती जाएगी, कम होती जाएगी।
ठीक, एपीसी कम हो रहा है लगातार, क्योंकि अब कोई अगर 1 करोड़ कमाएगा तो 10,000 वाला आदमी 8,000 खर्च कर सकता है, अपनी इनकम का 80% खर्च कर लिया उसने। अब कोई 1 करोड़ कमाता है तो क्या 80 लाख खर्च करेगा अपनी फैमिली को चलाने? वो क्यों 80% खर्च करेगा? वो तो 1 करोड़ में, वो तो 0.1% उसकी एमपीसी होगी। और किसी की इनकम 1 करोड़ है, 1 CR है, तो वो 1 लाख ही खर्च, कभी 10 लाख भी खर्च करता है कोई परसेंट नहीं, तो 10% 0.1 ही तो आएगी। वो 1 करोड़ वाले इनकम, इंसान की इनकम का 10% होता है 10 लाख रुपए, काफी है। 10% में ही काम हो जाएगा उसका। और ये वाला बंदा 80% खर्च की परेशान है, 80% भी बेचारा कमजोर है और ये 10% भी इतना खर्च कर रहा है। तो इनकम पे डिपेंड करता है, इनकम और कंजम्पशन का रेशियो देखते हैं। ठीक है आदि भाई, थोड़ी मेहनत वाली चीज है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। आप भी जानते शायद कंपटीशन आपने पहले कभी दिया नहीं, कंपटीशन में पहली बार आप जा रहे हैं, तो ये कोई सुनहरी तो चीजें होती नहीं कंपटीशन वाली। इसमें तो यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप समझिए बात। एग्जाम में कितने दिन रह गए? 15 दिन। स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई में, तो आपके पास रह गया मोटा मोटी 10 से 15 दिन का टाइम। 10 से 15 दिन का टाइम रह गया आपके पास एग्जाम में। निकल सकता है बेटा, मैं फिर रोज कहता हूँ कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कंपटीशन एग्जाम में जितना ज्यादा पढ़ लेंगे उतना ज्यादा लीड ले सकते हैं आप। तो ये एपीसी की वैल्यू कंटिन्यूसली फॉल करती जाती है। इसको एक तरीके से और दे सकते हैं, वो होता है एमपीसी। ये चीज क्या है? इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे किसी इंसान की इनकम अगर 10,000 है और वो खर्च कितना करता है 8,000 रुपए, इसकी इनकम बढ़ के 20,000 हो गई, अब ये कितना खर्च करेगा? 12,000 खर्च करता है मान लेते हैं। तो इनकम में कितना चेंज आया? 10,000 का चेंज आया, आज देखना इनकम में। और कंजम्पशन में कितना चेंज आ गया? 4,000 रुपए। तो ये 0.4 मीन्स 40%। यानी कि जो इनकम इंक्रीज हुई है ना आदि, उस इंक्रीज इनकम में से 4,000 उसने खर्च किया है। तो 10 में से 4,000 खर्च किया, ये इंक्रीज इनकम है और ये इंक्रीज कंजम्पशन है। यानी कि डेल्टा सी है और ये डेल्टा वाई है। 20 माइनस 10, 10,000। तो आपकी इनकम 10,000 थी, अब 8,000 खर्च करते थे, इनकम 20,000 हो गई तो खर्चा आपने 12,000 कर दिया। तो जब इनकम 10,000 बढ़ गई तो 10 खर्चा कितना बढ़ा दिया आपने? 4,000। तो इंक्रीज इनकम में से 4,000 आपने खर्च किया है। ये एमपीसी, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, इंक्रीज्ड इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। बढ़ी हुई इनकम में से कितना आपने कंजम्पशन पे खर्च किया है। तो इनकम अगर 10,000 बढ़ गई तो खर्चा आपने 4,000 बढ़ा दिया। तो 10 में से 4 खर्च कर दी, 40% आपने इनकम बढ़ने के बाद खर्चा बढ़ाया। अच्छा, एपीसी के साथ में एक पॉइंट और है, पीछे पढ़ा आपने, एपीसी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एपीसी सी अपॉन वाई होता है। जीरो होने का मतलब है कि इनकम तो है आपकी 10,000 रुपए है, कंजम्पशन जीरो हो गया, ये पॉसिबिलिटी है क्या? तो ये जीरो नहीं है। एपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी इनकम 10 रुपए है तो आप 10 रुपए खर्च कर सकते हैं। ये सिचुएशन ब्रेक इवन पॉइंट पे होती है। ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जितनी इनकम थी सारी सारी खर्चा हो गया, हम ब्रेक इवन पे आ गए। और वैसे एपीसी की वैल्यू आपने देखा हमेशा 1 से कम होती है, और इनकम बढ़ने के साथ एपीसी हमेशा कम होती जा रही है। 1 करोड़ वाला आदमी 80% खर्च नहीं करता, 10,000 कमाने वाला 80% खर्च कर डालता है। ठीक, ये एमपीसी हो गई। और कंजम्पशन इनकम के साथ बढ़ता है, और ये कंजम्पशन की लाइन होती है। इस तरह से कंजम्पशन कब बनता है, पढ़ चुके हैं ना क्लास में। कंजम्पशन की लाइन इस टाइप से बनती है, पॉजिटिव स्लोप। मतलब यहाँ पे अगर इनकम दिखाते हो, यहाँ कंजम्पशन दिखाते हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव स्लोप का बनता है। सेविंग फंक्शन क्या होता है? अच्छा, एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? हाँ,
मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए चेंज हुई है तो मैक्सिमम अगर इनकम 10,000 रुपए बढ़ी है तो मैक्सिमम कितना खर्चा बढ़ा सकते हो? 10,000 ही। तो ये बना सकती है, इससे ऊपर पॉसिबल नहीं। या हो सकता है कि अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए बढ़ी है तो आप खर्च करे ही ना, आप पुराने वाले खर्चे पे रहते रहे। जैसे इनकम आपकी कितनी थी? 10,000 थी तो आप 8,000 खर्च करते थे। अब इनकम 20,000 होगी तब भी आप 8,000 ही खर्च करें, तो बची हुई सारी इनकम क्या कर ली आपने? बचा ली। तो इस केस में जीरो आ सकता है एमपीसी। एमपीसी जीरो आने का मतलब क्या हुआ कि आपने जितनी भी इनकम बढ़ी है वो सारी की सारी सेव कर ली है, आपका कंजम्पशन में जो चेंज है वो जीरो हुआ है। कंजम्पशन में चेंज जीरो हुआ है। ये आ सकते हैं, बड़े एमसीक्यू बन जाएंगे यहाँ पर। एमपीसी की वैल्यू एपीसी की वैल्यू के ऊपर बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं और सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे करने के लिए। पता है तो टिक कर दो खट से आप। सेविंग फंक्शन, सेविंग भी इनकम का ही फंक्शन है। सेविंग भी इनकम पर ही डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करता है? सेविंग इनकम पर डिपेंड करेगा। ठीक, मतलब आपने इनकम दिखाई थी ऊपर, इनकम थी 0, 100, 200, 300 और कंजम्पशन कितना दिखाया था आदि जी? ये 40 दिखाया था 0 पर, फिर अब 80 इंक्रीज कर रहे थे। यहाँ पर सेविंग्स आप निकाल सकते हैं इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके। तो ये -40, -20, 0, 20 एंड 40। ठीक, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेविंग कर्व हमेशा से इस तरह से बनता है। देखो दो वैल्यू निगेटिव भी है ना, तो कर्व नीचे से जाएगा ऐसे, बट ये पॉजिटिव स्लोप्ड है। पॉजिटिव स्लोप्ड है, ये निगेटिव थोड़ा सा डिसेविंग्स का पार्ट है ये, और ये सेविंग जीरो का पार्ट है। यहाँ पे सेविंग रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ सेविंग जीरो हुई और यहाँ पे सेविंग पॉजिटिव हो गई। इसको भी हम दो तरीके से दे सकते हैं, एपीएस और एमपीएस। एपीएस मतलब एस अपॉन वाई, एमपीएस मतलब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एस अपॉन वाई, एमपीएस मीन्स डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एस अपॉन वाई मीन्स जैसे पुराने एग्जांपल में देखना आदि, 10,000 में से कितना खर्च करते थे आप? 8,000 रुपए। तो एपीसी कितनी आई थी? 0.8। अब आप 10,000 में से कितना बचा रहे हैं? 2,000 रुपए बचा भी रहे हैं, तो एपीएस कितनी आएगी? 0.2। 0.2 मतलब कंजम्पशन अपॉन इनकम, सेविंग अपॉन इनकम। ठीक, और अगर आपकी इनकम 10,000 से बढ़ के कितनी हो गई? 10,000 से इनकम बढ़ के 20,000 हो जाती है। ठीक, तो कितना खर्च कर रहे हैं? खर्चा बढ़ेगा आपका, 8,000 से कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक, अभी एपीएस समझिएगा इतना ही, चेंज बाद में देखते हैं। एमपीएस बाद में देखते हैं, पहले एपीएस देख लो। ठीक, कितनी है एपीएस? एपीएस कितना आएगा? 0.2। अच्छा, इनकम के बढ़ने के साथ साथ बताइएगा सोचकर, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो एपीसी तो कम होगा, बट इनकम बढ़ने के साथ में एपीएस क्या होगा? एपीएस बढ़ेगा। सेविंग ज्यादा करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि देखो दोनों की वैल्यू को अगर प्लस कर दो तो एपीसी प्लस एपीएस, तो ये हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो अगर एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू बढ़ेगी। ये पूछ सकते हैं ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में, जैसे भी है, इनकम बढ़ने से एपीएस की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉन्सेप्ट पता है अगर आपको तो वहां पे सोच सकते हैं कि क्या होना चाहिए इस पर। क्वेश्चंस कर लेंगे हम सारे, देखना है लास्ट की क्लासेस में क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में।
तो आपके सामने पेपर क्वेश्चंस आते जाएंगे, हम करते जाएंगे प्रैक्टिस, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कैसा है। वैसे टेस्ट करते हैं सर, एक चैप्टर पर 9 करते करना बहुत जरूरी है। हैं। क्वेश्चंस घर पे भी कर सकते हो, हम लास्ट में करा दूंगा सारे क्वेश्चंस में एक साथ थोड़ा मिलाकर, क्योंकि घर पे बहुत टाइम मिल जाता है आपको। तो पेपर तो सॉल्व टिक मारने में सॉल्व करने ही करने हैं आपको, उससे कोई डाउट आता है पूछ लेना। बस मैंने कल कहा था 16 घंटे 17 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो इतना हो जाएगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। बस ये 15 दिन की बात ही तो है, फिर बस जैसे ही अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो फिर बस ये सोच के लगो कि 15 दिन की बात है, आपके पास सिर्फ 15 दिन पढ़ना है, फिर उसके बाद कॉलेज जाके एंजॉय कीजिएगा। तो बस जान लगा दो, समय एक बार हाथ से निकल के वापस नहीं आएगा। 15 दिन चले गए ना, फिर नहीं, कभी नहीं। तो अगले साल तो आप पता नहीं कहाँ होंगे, आपके लिए अब समय वापस नहीं आएगा, कभी नहीं इस लाइफ में, बस आखिरी बार। ये सच है। जिसने कंपटीशन एग्जाम्स कभी दिए हैं, हम लोगों ने दिए हैं, पता है हम लोगों को अच्छे तरीके से कि कैसे क्या 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 चीजें होती है। तो ये एपीएस बढ़ेगा, इनकम एपीसी जब भी कम होता जाएगा। एमपीएस निकाल ले, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। इसकी वैल्यू भी हो सकता है कि अगर आपकी इनकम 10,000 रुपीज इंक्रीज हुई है, ये चेंज इनकम है, इतनी इनकम बढ़ी है आपकी, तो हो सकता है कि आप सेविंग पूरा का पूरा पार्ट सेव कर ले। इंक्रीज्ड इनकम सारी की सारी बचा रहे हैं। मान लो 10,000 रुपये मेरी इनकम है और मैं 2,000 बचाता हूँ, अब इनकम 20,000 हो गई, कितनी बढ़ गई 10,000, तो मैं खर्चा अभी भी 8,000 रखता हूँ और अपनी इनकम पूरी की जितनी इनकम बढ़ी वो सारी सारी बचा ली मैंने। ठीक, तो इस तरीके से सारी इंक्रीज्ड इनकम, इंक्रीज्ड में बोल रहा हूँ, इंक्रीज्ड इनकम मैंने सेव कर ली, कंजम्पशन मैंने पुराना वाला रखा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस केस में वैल्यू बनाएगी। और अगर ऐसा नहीं, जितनी भी इंक्रीज्ड इनकम हुई सारी सारी कंजम्पशन में खर्च कर लूं मैं, तो इस केस में सेविंग कितनी आ जाएगी, 0। तो ये 0 वैल्यू आ सकती है, यानी कि एमपीएस की वैल्यू भी 0 से तो कम ही होगी या इक्वल, 1 से कम होगी और 0 से इक्वल या बराबर होगी, सेम एमपीएस की एमपीसी की होगी। एक से ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपकी इनकम 10,000 बढ़ी है, तब 10,000 तो पैसे बचा सकते हो, तो 20-25,000 50,000 कैसे बचाओगे? अब भाई आपकी इनकम बढ़ी है 1 लाख और आपकी सेविंग बढ़ गई 50 लाख, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं। जितनी इंक्रीज्ड इनकम है, इंक्रीज्ड टर्म यूज कर रहे हैं, बढ़ी हुई इनकम, इंक्रीज्ड इनकम, वो सारी की सारी आप सेव कर सकते हैं, या जितनी इंक्रीज्ड इनकम है वो सारी की सारी कंजम्पशन पे खर्च कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, ये लाइन होती है इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। y का मतलब होता है जो भी आप y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्या दिखाते हैं y एक्सिस पर, कंजम्पशन दिखाते हैं, तो y को रिप्लेस कर सकते हो c से। ये m लाइन की स्लोप होती है, इसको हम b से बोलते हैं, m मैथ्स में बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में b बोलते हैं, स्लोप है। x मतलब जो भी आप x पे दिखाते हो, क्या दिखाते हैं हम जब ग्राफ बनाते हैं, इनकम दिखाते हैं, ये इनकम आ जाएगी। और ये c क्या है, ये जो इंटरसेप्ट होता है ये c, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो ये कंजम्पशन की इक्वेशन आ गई। ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे आपने इस पर बेस्ड। ठीक, आप एक बुक ले आना, कल फिर बैठेंगे साथ में, आपके देखते हैं कितना काम का है, कितना पढ़ना है। पेपर ठीक ठाक गया था आपका? कोई नहीं, दम ला के पढ़ाई करो, 10 दिन बहुत होते हैं, 16-17 घंटे 18 घंटे, बस इससे ऊपर नहीं। इतना करना है। हाँ, 16-17 घंटे आपको काम करना पड़ेगा और समझ के पढ़ना पड़ेगा, ये रट्टे वाली सीबीएसई वाली पढ़ाई नहीं। y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन, ये कंजम्पशन की इक्वेशन बनती है। b मतलब होता है स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है यहाँ पर MPC। क्यों, कैसे? स्लोप हम ऐसे निकालते हैं, यहाँ कंजम्पशन दिखाते हो, यहाँ पे स्लोप का मतलब होता है ये वाला हिस्सा,
ये y2 माइनस y1, ये डेल्टा सी आ गया कंजम्पशन दिखाते हुए यहाँ पर, और ये एक्स एक्स भी दिखाते हो x2 माइनस x1, तो ये इनकम हो गई, डेल्टा y हो गई। तो डेल्टा सी y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, और ये आपका एमपीसी आता है। तो स्लोप आपकी एमपीसी होती है। कंजम्पशन लाइन की जो स्लोप होती है उसको एमपीसी बोलते हैं। कंजम्पशन लाइन अगर ऐसे बन जाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पूछ सकते हैं आपसे, कंजम्पशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी? 0, 1, infinity, all of the above। जीरो की लाइन में कोई स्लोप ही नहीं है। डेल्टा वाई तो पार्ट है लेकिन डेल्टा सी नहीं होगा, डेल्टा सी 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो एमपीसी कितना आना चाहिए? 0 आ गया। अगर कंजम्पशन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इस केस में एमपीसी 0, यानी कि लाइन में कोई स्लोप है ही नहीं। ठीक, यानी कि इंक्रीज्ड इनकम जो है वो सारी की सारी आपने सेव कर दी। अभिनव जी समझ पा रहे हैं बेटा चीजों को? यस सर, समझ रहा हूँ सर। ठीक है, थोड़ा सा जानते हो तो अब बेटा अब देखो, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो बस यही यूनिट हो पाएगी 10 दिन में, तो एक आप ही सोचना कि टाइम कम है, थोड़ा सा चलना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आपको क्वेश्चंस आता है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, कि मन में कोई डाउट है, मन में कोई क्वेश्चंस है, टॉपिक कर रहे हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। सर थोड़ा सर वो अपना सर स्टडी मटेरियल भी सर दे देना सर। जी जी जी, मैं वेग से बोलता हूँ अभी। ठीक सर मेरे पास तो सर जैसे टीआर जैन से पढ़ रहा हूँ सर मैं +2 में, तो सर ठीक ठीक, टीआर जैन तो अच्छी बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, टीआर जैन बहुत बढ़िया बुक है यार। टीआर जैन मतलब इतनी अच्छी बुक है कि बच्चों के लिए वो ठीक नहीं होती, वो टीचर्स पढ़ते हैं उस बुक को, वो बुक बड़ी अच्छी लिखी हुई है ना। हाँ 2009 तक दिल्ली में टीआर जैन ही चलती थी, बाद में संदीप 10 में 11 में शुरू हुई है, कोई टेंशन नहीं है। बुक्स पढ़ते समय कोई डाउट आता है, जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं तो पहले डाउट ले लिया करो कि सर ये पढ़ रहा था तो यहाँ ये दिक्कत आई, तो ये क्या होता है, डाउट लिख लो पेज पर अपने, 10-15 डाउट लिख लिया करो, वही डाउट पूछ लेंगे, पहले बता देंगे आपको स्टार्टिंग में। नहीं करने की, वो तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं था। थोड़ी मेहनत जो करना चाहते हो तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी को पढ़ने पे करो। हाँ उस एनसीईआरटी को पढ़ने में थोड़ी मेहनत करो आप। डेटा भी चेंज, तो एनसीईआरटी को जितनी पढ़ सकते हो, वो पतली भी है, जल्दी पढ़ी भी जाएगी आपसे, वो पढ़ो बार बार, क्योंकि वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ट्राई करना आपसे। डेट वेट कोई है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो सब ध्यान से। ये एमपीसी और एपीसी का हो गया पॉइंट। ठीक, तो इसमें और तो कुछ है नहीं, ये सब वैल्यूज वगैरह थी। एपीसी की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला पुट करके देख लेना, एपीसी की वैल्यू जब भी निकालने के लिए है C/Y। अलजेब्रिक बता दिया मैंने, वही था ना, C = C + BY। अगर सेविंग निकालना चाहते हो तो सेविंग इक्वल्स टू ये माइनस का C बार हो जाता है और ये 1 माइनस का BY हो जाता है, क्योंकि ये एमपीसी है और एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस आ जाएगा, तो B इक्वल्स टू 1 माइनस B, ये 1 माइनस एमपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी। ऑटोनमस कंजम्पशन माइनस का डिसेविंग्स होता है, क्योंकि देखना यदि इनकम 0 है तो जितना कंजम्पशन होगा सेविंग उतनी नेगेटिव, 0 - 40 -40 आएगी, तो ये ऑटोनमस कंजम्पशन है तो ये माइनस का नेगेटिव आ गया, इसलिए मैंने ये लिखा। ये अलजेब्रिक इक्वेशन। तो कोई क्लास तो नहीं है अब आपके आगे? लेट्स ट्राई। इसको रखकर कल थोड़ा सा एक बार इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा पॉइंट, हल्का एक आइडिया, और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, और हाँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर,
और कैसे एक्सेस डिमांड ठीक करते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप सिचुएशन को ठीक करने के रास्ते। ये तो बड़ी छोटा सा हो जाएगा। फिर उसके बाद बजट स्टार्ट कर देंगे। बजट भी हो जाना चाहिए, छोटा सा टॉपिक ज्यादा है नहीं कुछ इसमें। हाँ, बजट भी हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, समझ लेंगे फिर भी चीजें कुछ तरोताजा हो जाएंगी कॉन्सेप्ट। और फिर मनी बैंकिंग एंड एक्सचेंज रेट और बीओपी। फिर इसके बाद क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे बैठकर। सबसे कौन से बुक पढ़ने को बोलेंगे? एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। कौन सी बुक पढ़ी थी 12th में? मैंने तो फ्रेंच हम्म, पढ़ी। फ्रेंच में वो बोलती है वो पढ़ोगे तब टाइम नहीं बचा। एनसीईआरटी पढ़ो पहले, बुक लेके आओ पहले कल। कल बुक लेके आओ अपनी, तो देखते हैं कितना टिक लग सकता है। टिक नहीं लग सकता होगा तो भी कुछ और रास्ता बताएंगे। इंडियन इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़नी है। वो कोई फ्रैंक पढ़ी थी क्या इंडियन इकोनॉमी की भी? नहीं, फ्रेंच उसमें माइक्रो होगी। अच्छा, 12th में सिर्फ माइक्रो मैक्रो थी आपकी? हाँ। और इंडियन हाँ, शायद 11 में 12 में नहीं पढ़ा। 12th में नहीं पढ़ी? तो जो पेपर हुआ था सिर्फ माइक्रो मैक्रो आई है? जो इंडियन इको 11 में थी। 11 पढ़ी नहीं। कल लेके आओ अपनी बुक्स सारी, 11th की और 12th की। फिर बैठना मेरे साथ थोड़ा सा, आधा घंटा जल्दी आ जाना, या फिर रुक जाना क्लास के बाद, या देख लेंगे जैसा भी होगा। कल 12 बजे है ना, थोड़ा 11:30 आ जाना, फिर देखते हैं। हम तो 9:30। अच्छा, आप 9:30, थोड़ा बाद 10 मिनट देख लूंगा मैं, समझ जाऊँ। ठीक, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टिक कर देंगे आपको। अगर लगा कि उस बुक से कवर हो सकता है ठीक है, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा बुक उसी एनसीईआरटी वगैरह दे देंगे। तो ये टॉपिक समझ में आ रहा है बच्चे, ये डीएस वगैरह, एमपीसी एमपीसी। ठीक, जी जी जी।